हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हम क्लास 12th का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। सेकेंड बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है। अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा ये हमारा लेक्चर 5th है। इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो टाइम बचेगा अगर तो फिर हम प्रोटीन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 5th है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में भी ना दो तरीके का होता है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है शुगर तो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, जो कि पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। इसमें दो तरीके के शुगर होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है जिसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि CHO ग्रुप नहीं है। अच्छा, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे भी CHO ग्रुप नहीं रहता, पर यदि स्ट्रक्चर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर तोड़ के फिर से एल्डिहाइड ग्रुप बन सकता है, तब वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। कैसे? लेट सपोज आपका ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, ऐसे, और इस पोजीशन पे अप या डाउन या इस पोजीशन पे, यानी ऑक्सीजन जो है ना, ये इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे, यहां पे या यहां पे, इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे अप या डाउन, किसी भी पोजीशन में अगर OH लगा हुआ है तो ये फिर जब हाइड्रोलाइज होगा तो इस कार्बन पे लगा होगा तो यहां CHO बनेगा, इस कार्बन पे लगा होगा तो यहां पे CHO बन जाएगा। तो वो हमेशा आपका रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा रिएजेंट। अभी जैसे पढ़ोगे आप, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, बहुत सारे 3-4 आपके यहाँ पे हैं आपके कोर्स में। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो रिएजेंट आप डाल रहे हो उसे रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो कब करेगा? जब या तो CHO सीधे दिख रहा हो, जहां जो कि नहीं दिखता है, ज्यादातर साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो आपको OH देखना है कि ये जो ऑक्सीजन यहां है इसके जस्ट बगल में यहां या यहां, यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है फिर वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। वो CHO में कन्वर्ट हो सकता है हाइड्रोलिसिस करने पर। यदि इसके जस्ट बगल वाले पे OH नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अगर इसे कंफर्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। जब मैं पढ़ा रहा था ये आपको सुक्रोज, वहीं पे लिखाया था, आप जाके देखना। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH नहीं है। ठीक, तो इसके कारण वो CHO नहीं बना सकता, और CHO नहीं बनेगा तो CHO खुद को ऑक्सीडाइज COOH में नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं CHO। और फिर दूसरा जो रिएजेंट आप डाले हो वो रिड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए जो आपका टेस्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आपको देखना क्या है, मैं फिर बता दे रहा हूं कि एडजेसेंट कार्बन पे OH देखना है, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। ज्यादातर C1 पे होता है, एक बार कभी कोई पलट के मान लो स्ट्रक्चर लिखा हो, तो आपको बस इतना याद रखना है ट्रिक एक तरीके से कि जस्ट आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे यहां या यहां OH है या नहीं। दो की जरूरत नहीं है, किसी एक पे एक OH होगा, चाहे अप हो या डाउन हो, इससे भी कोई मतलब नहीं, बस OH होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं ना कि कभी कभी आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं दोगे तो नाम ना देके अगर स्ट्रक्चर दे दे, और मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं याद कि किसका स्ट्रक्चर है, फिर कैसे पता करोगे? तो फिर आपको केवल स्ट्रक्चर देख के ऐसे ही पता करना है कि उसके बगल में OH है तो रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, अच्छा, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला आपका है मॉलिस टेस्ट। क्या है? मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट क्या बताता है? मॉलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए। इसका मतलब यह है कि किसी सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, ये बताएगा आपको मॉलिस टेस्ट। ठीक है, इट विल tell about the presence of carbohydrate
हाइड्रेट। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, ये रिएक्शन के टाइम से पता चलता है, बट प्रेजेंट है कि नहीं ये इससे जरूर पता चलेगा। ठीक, क्या होता है मॉलिस टेस्ट, ये अगले वाले पे देखते हैं हम फिर से। देखो, जो हमारा मॉलिस टेस्ट होता है, पहले तो आपको याद रखना है कि ये फॉर कार्बोहाइड्रेट होता है, फॉर कार्बोहाइड्रेट, पीछे मैंने लिख भी दिया, फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्या करते हैं हम, तो हम ऐसा करते हैं ना इसमें कि जो सोल्यूशन का हमें लेना है उस सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और फिर उसमें हम मॉलिस रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट क्या होता है वो भी लिख लो। रिएजेंट आपका होता है यहाँ पे अल्फा नेप्थॉल प्लस, अच्छा ये अल्फा नेप्थॉल जो होता है वो इथेनॉल में मिक्स होता है, तो हम इथेनॉल प्लस में करके लिखते हैं ETOH का मतलब इथेनॉल। ठीक है, ये रिएजेंट है। अब इसका हम रिएक्शन कराते कैसे हैं, तो एक्चुअली इसको जो हमें सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उसमें पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसे हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फिर इसको डालेंगे, फिर उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालेंगे। 1 ml के आसपास लेते, 2 ml आसपास इसको लेते और 1 ml ये 3-4 बूंद। देखो, जब मॉलिस टेस्ट हम करने जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो लगभग 2 ml लेते हैं और जो तुम्हारा रिएजेंट वो आपका 2 to 4 ड्रॉप ले लेते हैं और फिर आपका क्या बचा, रिएजेंट हो गया, H2SO4 बचा। H2SO4 आपका लेते हैं हम 1 ml। ठीक है, इन तीनों को लेते हैं, तो अल्फा नेप्थॉल के साथ साथ यह H2SO4 भी आपका है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, तो देखो अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH का मिक्सचर, ETOH का मिक्सचर, इसको हम डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट, फिर इसमें हमने डाला H2SO4। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे आपका रेड PPT बनता है, सॉरी ये पर्पल कलर का रिंग चेन बनता है। देखो कैसे बनेगा, यहां पे लिख लो आप ना, पर्पल कलर ऑन जंक्शन। ठीक है, कैसे, तो कुछ इस तरीके से, यहां मान लो ये आपका टेस्ट ट्यूब हुआ, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में ऊपर आपका एक लेयर है, ठीक, फिर आपका पर्पल कलर का ये एक रिंग बनेगा और फिर नीचे आपका H2SO4 का कलर होगा, ये आपका H2SO4 होगा। तो ये आपका क्या है, H2SO4, ये आपका है जो आपने अल्फा नेप्थॉल ETOH और प्लस में जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है, तो ये है आपका सॉल्यूशन प्लस रिएजेंट। ठीक है, और ये है आपका रिंग, पर्पल कलर का, पर्पल कलर रिंग ऑन जंक्शन। ये शो करता है
कि जो आपने सोल्यूशन ले रखा है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, तो जब भी अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना होता है कि जो हमें सोल्यूशन दिया गया है इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो वो हम मॉलिस टेस्ट से कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रिएजेंट है, इसको भी आप एक ब्रैकेट में कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिस टेस्ट था, इसको पहले आप नोट करो। इसमें एक चीज याद रखना कि जो ये कलर शो होता है ना, तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो फास्ट रिंग बना लेते हैं, एंड जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स वो स्लो करते हैं, जो रिंग फॉर्म करेंगे ना वो स्लो बनाएंगे। ठीक, इसको नोट करो आप जल्दी से। अल्फा नेप्थॉल का अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा तो ये लिख लेना, ये है, ये क्या है, अल्फा नेप्थॉल। ठीक, अगर बीटा नेप्थॉल लिखना होता है तो जस्ट यहां पे OH लगा दोगे तो बीटा नेप्थॉल हो जाएगा, इसके जस्ट बगल वाले पे, तो बीटा नेप्थॉल कहते हैं उसको। ठीक, नोट कर लिया। आगे देखो, फर्स्ट टेस्ट आपका हो गया। सेकेंड टेस्ट होता है आपका सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट। सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट, ये किसके लिए होता है, तो ये आपका होता है फॉर कीटोज। क्या मतलब इसका, तो मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो आप तो उसमें एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इसे एल्डोज कहते हैं। जब आपका कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ऑब्वियसली रहेगा, तो उसे हम कीटोज कहते हैं। एल्डोज का क्या एग्जांपल है, ग्लूकोज। कीटोज का क्या एग्जांपल है, फ्रुक्टोज। तो मान लो यदि आपको डिस्टिंग्विश करने को बोल दिया जाए कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में डिफरेंशिएट करना है, बताओ कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो वहां पे यूज होता है सेली-वॉन-हॉफ टेस्ट। ठीक, इसमें रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट, तो इसमें आपका जो रिएजेंट होता है वो होता है रेसोर्सिनॉल प्लस HCl थोड़ा सा यूज करते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। तो ये आपका होता है, ये रिएजेंट है। इन सबको बस इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको अलग से दिखता रहे और याद रहे। ठीक, कैसे यूज किया जाता है, तो देखो ये रिएजेंट लेते हैं, इस रिएजेंट का यहीं पे मैं दिखा दे रहा हूं, इस रिएजेंट का यहीं से कीटो सॉल्यूशन, जो कीटो सॉल्यूशन होगा उसमें पास जब करेंगे तो चेरी रेड PPT बनता है। क्या बनता है, चेरी रेड PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम PPT भी बोलते हैं। तो जब भी चेरी रेड PPT बनेगा इसका मतलब यह है कि आपका जो ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मान लो अगर आपको दे दिया गया, एक सोल्यूशन दिया गया, उसे पता करने को बोला गया कि इसमें बताओ क्या है, क्या प्रेजेंट है। तो मान लो पहले आपने टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट का और आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब कार्बोहाइड्रेट में बताओ कि ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, उसके लिए दोबारा टेस्ट हम ये वाला करेंगे। इससे अगर चेरी रेड PPT आता है यानी टेस्ट पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें फ्रुक्टोज है ना कि ग्लूकोज है। समझ में आ रहा, तो इसे हम किस लिए यूज करते हैं,
नोट में क्या, दिस टेस्ट विल बी यूज्ड टू distinguish between glucose and fructose। तो ये टेस्ट किस लिए यूज होगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आपका जो पिछले वाले टेस्ट से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसमें ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। जब चेरी रेड पीपीटी आएगा जिसका मतलब कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं आया इसका मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्योंकि पीछे वाले से पता चल चुका है कि इसमें कोई ना कोई एक एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप प्रेजेंट तो है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले से जो इसके पहले मॉलिस टेस्ट था उससे पता चल चुका है कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक, अच्छा, कीटोज के लिए यहां पे लाइक फ्रुक्टोज लिख लो, फ्रुक्टोज कीटोज का सोल्यूशन के लिए। अच्छा, रेसोर्सिनॉल क्या होता है? तो रेसोर्सिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका रेसोर्सिनॉल है। ये चूंकि मैं बनवाया था आपका जब मैं आपको फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, फिर भी यहाँ पे बनाते चलो, अगर आपको नहीं याद तो एक बार रिवीजन हो जाएगा स्ट्रक्चर का। रेसोर्सिनॉल, तो ये आपका रेसोर्सिनॉल है। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद आपका है थर्ड आपका बारफोर्ड टेस्ट। आई थिंक इसको इसी तरीके से बोलेंगे, यदि प्रोनाउंसिएशन करना मुझे ना आ रहा हो तो आप कर लेना। ये किसके लिए होता है? तो ये आपका होता है फॉर मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, क्या डाइसैकेराइड या ट्राई देंगे? तो नहीं, बहुत बहुत कम देते हैं। ठीक है, मतलब टाइम लगता है। असल में यहाँ पे टाइम का खेल होता है कि कितना जल्दी दे रहा। यदि 1 से 2 मिनट के अंदर बनता है तो फिर हम वहाँ पे कहते हैं कि ये मोनोसैकेराइड है। यदि 5 से 10 मिनट लग जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपका डाइसैकेराइड है, या मोनोसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड है। इस तरीके से क्या होता है टेस्ट? तो देखो, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 का सोल्यूशन, और इसके साथ आपका लिया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ एसिटिक एसिड CH3COOH। कहीं कहीं पे ना कॉपर सल्फेट के जगह पे ना आपका कॉपर एसीटेट भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3COO का होल ट्वाइस, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के हमें चाहिए कॉपर 2+, तो इन दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। ये आपका रिएजेंट है। क्या है ये? रिएजेंट। ठीक है, इसका क्या करेंगे? तो इसको फिर से हम पास कराते हैं आपके सॉल्यूशन से। इसमें जब आप मोनोसैकेराइड का सॉल्यूशन, डाई या ट्राई टेट्रा ये सब भी हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड का सॉल्यूशन में डालोगे, सॉल्यूशन में क्या होगा? ये आपका बनाएगा पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी, रेड या ब्राउन पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, उससे पता चलेगा कि आपका मोनोसैकेराइड है। अच्छा, क्या होता है इस रेड ब्राउन पीपीटी में? तो एक्चुअली यहां पे जो रिएक्शन होता है, ये जो कॉपर 2+ है ना, यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखो। इसमें जो आपका
कॉपर 2 प्लस है Cu2 प्लस, ये आपका Cu2O बना रहा, कॉपर ऑक्साइड। और यही ये इसका ये जो है ये रेड पीपीटी होता है, रेड, या आपको देखने में कभी कभी ये ब्राउन भी लग सकता है, ब्राउन पीपीटी जो Cu2O है। तो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि यहाँ रिड्यूस हुआ है, जो कॉपर 2 प्लस है वो कॉपर 1 में गया, O पे डबल माइनस आएगा ना, ऑक्साइड है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और यहां पे कॉपर 1 में है, तो ये कॉपर +1 में है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर 1 प्लस में गया, इसका मतलब कॉपर रिड्यूस हुआ, तो कोई तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका मतलब कि जो मोनोसैकेराइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा। और ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो गया, CHO बनने के चांसेस होंगे। तो याद रखना है कि कौन से देंगे, तो ये आपके वो देंगे जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब तो दूसरे को रिड्यूस करे, जो रिएजेंट डाल रहे हो वो उसको रिड्यूस कर पाए, तो ये रिएजेंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अच्छा, जैसे सुक्रोज होता है, डाइसैकेराइड है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, तो क्या वो टेस्ट देगा, तो नहीं देगा। ये जो बारफोर्ड टेस्ट है ये सुक्रोज नहीं देगा, बट इसके अलावा जो आपका माल्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का आपका डाइसैकेराइड होता है, तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज का देखोगे C1C4, पीछे जाके पन्ना पलट के देखो अपने, C1C4 वो ऐसे बॉन्ड बनाया है, तो एक जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन के जस्ट बगल में OH है, नीचे की तरफ मिलेगा आपको OH, तो इसका मतलब यह है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर है तो वो टेस्ट देगा। इसमें याद क्या रखना है, तो इसमें याद ये रखना है कि जो आपका मोनोसैकेराइड होगा, मोनोसैकेराइड्स वो will give in 1 to 2 minutes, 1 to 2 minutes saccharides will give in 5 to 10 मिनट। ये याद रखना है। ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मोनोसैकेराइड है या डाई या ट्राइटेट्रा, ऐसा भी हो सकता है। बट इन दोनों के केस में ये याद रखना है कि शुगर विल बी reducing in nature, या रिड्यूसिंग शुगर लिख लो जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। तो चाहे मोनोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो, बोथ, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, RS में लिख दे रहा हूं, ठीक। अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा तो टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, ये नोट कर लेना आप। इसके बाद है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, तो ये आई थिंक आपका 4th टेस्ट हो जाएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, इसमें रिएजेंट क्या होंगे, रिएजेंट, यहां पे जो आपका रिएजेंट होने वाला है फिर से आपका कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4,
प्लस सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड पता है नींबू में मिलता है, कैसा होता है? तो देखो COOH और यहां भी COOH, ऊपर यहां भी लगा दो COOH और यहां लगा दो OH, ठीक है। तो ये आपका होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और इसी एसिड का यदि आप सॉल्ट बना दोगे तो वो हो जाता है सिट्रेट। इसी एसिड का, जैसे आपका मान लो एसिड को दे रखा है, लेट सपोज एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसका अगर आप मान लो NaOH से रिएक्शन कराओ तो क्या होगा? एसिटिक एसिड H+ दे देगा, NaOH से OH- आएगा और H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या? तो बचेगा आपका CH3CO- Na+, इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड से काउंटर पार्ट आया हुआ है। यहां पे सिट्रिक एसिड से काउंटर पार्ट आएगा, इसे बोलेंगे सोडियम सिट्रेट। तो क्या करेंगे? H+ को यहां से हटाएंगे और H+ को यहां से भी हटाएंगे और H+ को यहां से भी हटा देंगे। क्या लगाएंगे यहां पे? यहां पे हम लिखेंगे COO- Na+, COO- Na+, और यहां भी COO- Na+। तो ये फॉर्मूला है आपका सोडियम सिट्रेट का। 1 2 3 कार्बन बनाएंगे, इधर COH, यहां से B से COH, इधर भी COH और यहां पे एक OH, ठीक। तो ये है सोडियम सिट्रेट। अच्छा, इसमें क्या रिएक्शन होता है? तो इसमें भी यही रिएक्शन होता है आपका कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो आपके टेस्ट देंगे। तो ये क्या है? टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? अच्छा, रिएक्शन पहले लिख लो। इसमें रिएक्शन क्या होगा? क्या रिएक्शन होने वाला है? तो ये रिएक्शन होने वाला है, फिर से जब भी रिड्यूसिंग शुगर आएगा इसका मतलब ये है कि वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो Cu2+ है ये आपका फिर से बनाएगा Cu2O, और Cu2O क्या होगा? रेड PPT। क्या होगा? रेड, यहीं पे लिख दो, रेड PPT या प्रेसिपिटेट। तो ये जो रेड प्रेसिपिटेट या रेड PPT बनेगा, इससे पता चलेगा कि आपका जो ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हुआ है। और अगर रिड्यूस हो रहा तो इस टेस्ट में जो CHO ग्रुप होगा, जो शुगर है उसमें जो CHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और COO- सॉल्ट बनेगा, COO- और ये Na+ है तो सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही पीछे वाले में भी जब आपने लिखा था ना रिड्यूसिंग शुगर, तो वहां भी यही होने वाला है। ये Cu2 हो रहा है ना, तो इसके साथ साथ ऐसा होगा, ये लिख लो यहां पे कि जो CHO ग्रुप है ना, ये आपका COO- Na+ सॉल्ट बनने वाला होगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहां पे ये क्या लिख रहे हैं हम? तो ये हम लिख रहे हैं रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक। जब भी रिड्यूसिंग शुगर आपको दे रखा है, इसका मतलब यह है कि रिड्यूसिंग शुगर में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा COH एसिड में। चूंकि यहाँ पे अगर बेसिक मीडियम दे रखा है तो H+ ले लेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, या हम कभी कभी ऐसा भी दिखा रखा होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट CHO से COH हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा। कुल मिला के बात ये है। ऐसे ही ये रिड्यूस हो रहा तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में भी यहाँ पे क्या होगा? जो Cu है Cu2 रेड PPT बनेगा, CHO ऑक्सीडाइज होगा CO- Na+ में, ठीक। अच्छा, यहां से ना एक चीज और हमें पता चलता है कि आपका शुगर की मात्रा कितना प्रेजेंट है, अमाउंट कितना है। वो कैसे पता चलता है? तो वो आपका पता चलता है
जो कलर आ रहा ना पीपीटी का, उसके बेसिस पे। कैसे? तो याद रखना है आपको, एक बिल गेट्स ओ या एंड लिख लो ओ बामा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे हम याद रखेंगे। बिल का मतलब यहां से ब्लू है, गेट का मतलब ग्रीन कलर का है, ओ का मतलब ऑरेंज है, और इसका मतलब है आपका ये ब्रिक रेड। क्या है? ब्रिक रेड। अच्छा, इसका बेसिस क्या है? अब मान लो यदि ब्लू कलर का मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि नो शुगर, कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है, नो शुगर। ग्रीन मिल रहा तो स्मॉल शुगर, अमाउंट बता रहा स्मॉल शुगर। ऑरेंज का मतलब यह है कि मॉडरेट अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, मॉडरेट। और ब्रिक रेड मिल रहा तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा है, मॉडरेट के बाद बिग अमाउंट। या लार्ज शुगर लिख सकते हो, मॉडरेट शुगर, यहां पे ना ज्यादा बेटर होगा आपका लार्ज शुगर लिखना। हम क्या बता रहे हैं? तो ये यहां पे ये आपका बता रहा है कलर ऑफ पीपीटी। ठीक है, और ये आपका बता रहा है अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, कितना शुगर प्रेजेंट है ये कलर के बेसिस से पता चलेगा। ये तो डायरेक्ट एक रिएक्शन है जो रेड पीपीटी देने वाला है रिड्यूसिंग शुगर होने के बेसिस पे। बट क्या ऐसा हमेशा होगा? तो नहीं, रेड मिलेगा नहीं। इनमें जो दिख रहा ना, ब्लू भी मिल सकता है, ग्रीन भी मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है, ब्रिक रेड भी मिल सकता है। ब्रिक रेड का मतलब ये रेड पीपीटी पूरा तब आने वाला है जब आपका पूरा लार्ज अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होगा, यानी कि ये सारा ऑक्सीडाइज होने वाला है। क्या हमेशा ऐसा होगा? तो नहीं, कलर के बेसिस पे पता चलेगा। यहीं पे एक येलो भी कलर येलो ऑरेंज के आसपास बनता है, तो या तो यहाँ पे ऑरेंज और येलो दोनों लिख सकते हो, तो मॉडरेट शुगर होगा ऑरेंज। यहाँ पे ना ऐसे भी लिख लो, एंड यहाँ पे येलो भी लिख लो साथ में। नहीं तो मान लो कभी दे दिया कि येलो कलर बना है, तो फिर वो क्या करोगे? तो ऑरेंज हो या येलो हो, दोनों के केस में आपका मॉडरेट अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है। तो अब पूछा जाए कि मान लो बेनेडिक्ट टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट से पहले तो ये पता चलेगा कि कोई शुगर रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। रिड्यूसिंग शुगर होगा तभी ये टेस्ट देगा, पहला ये क्लियर होगा। दूसरा, अगर अमाउंट पता करना है कि कितने अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, तो ये कलर जो शो करेगा इससे पता चलेगा, सॉल्यूशन में जो कलर शो होगा उससे पता चलेगा हमें कि जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है इसमें कितने अमाउंट में आपका शुगर प्रेजेंट है। ठीक, इस केवल अगर हमें रिड्यूसिंग नेचर देखना होता तो इसके पहले वाले टेस्ट में हम देख चुके थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि कोई शुगर रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। पर अमाउंट भी पता करना हो तो फिर ये टेस्ट करेंगे। ठीक, नोट करो इसे जल्दी से आप। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है टेस्ट, वह है टॉलरेंस टेस्ट। फिफ्थ टेस्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट। ये पीछे वाले लेक्चर में भी शायद ये पढ़ा चुका हूं एक बार, यहां पे फिर से आप देख लो, ये भी फिर से रिड्यूसिंग शुगर के लिए ही है। ये किसके लिए है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। क्या होता है रिएजेंट इसमें? देखो, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH। ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, कभी कभी ना इसको दोनों को आपस में करके ना ऐसे लिखा होता है कुछ इस तरीके से, और AgNH3
का होल ट्वाइस ऐसे +1, तो ये भी है। अगर ये भी लिखा हो तो यही मान के चलना है कि हमें टॉलेंस रिएजेंट ही दे रखा है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई भी लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी लिखा होगा, ये दोनों आपके टॉलेंस रिएजेंट है। क्या होता है फिर से यहां पे बस वही बनता है। क्या बनेगा, जो Ag है ये आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, और जो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि फिर से जो शुगर है ऑक्सीडाइज होगा। तो जो RCHO ग्रुप है ना, R के बाद यहाँ पे CHO ग्रुप, ये ऑक्सीडाइज होगा RCOO माइनस, और चूंकि यहाँ पे NO3 NH4 है तो हम NH4 प्लस लिख सकते हैं, एक सॉल्ट बन रहा। हमें दिखेगा क्या पीपीटी में, तो हमें दिखेगा Ag प्लस आपका रिड्यूस हो जाएगा Ag में, और इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। नाम सुना होगा आपने, क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक, तो यहां भी एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है एसिड में या एसिड के सॉल्ट में, और जो Ag है वो जो टेस्ट ट्यूब में कर रहे होगे ना, वो टेस्ट ट्यूब के जो वाल है वो पूरा चमकने लगता है। तो वहां से पता चलता है हमें कि जो Ag है वो रिड्यूस हुआ, और अगर Ag रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, इसे नोट करो आप जल्दी से। अगला टेस्ट है आपका फेहलिंग टेस्ट, ये शायद 6 हो जाएगा। फेहलिंग टेस्ट, ये क्या होता है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए, फॉर रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्रुक्टोज है क्या वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर आपसे ये कहा जाए कि CH2OH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर से सॉरी एक और आएगा, यहाँ पे ये OH OH H, इधर OH H H CH2OH। आपसे कहा जाए कि क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसमें तो CHO ग्रुप नहीं दिख रहा, बट ये याद रखना है आपको कि ये ग्रुप है ना, ये रीअरेंज होता है। क्या होता है, रीअरेंज, और रीअरेंज होके फॉर्म करता है एल्डिहाइड। ठीक, तो ये जो ग्रुप है ये रीअरेंज होता है, रीअरेंज होके कुछ समय के लिए CHO ग्रुप फॉर्म करता है, जिससे जो रिड्यूसिंग वाले टेस्ट हैं वो सब ये देता है। क्या कहा हमने कि ये ग्रुप रीअरेंज होता है, रीअरेंज होके कार्बोनिल से एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज होता है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज होते ही ये फिर से रिएक्शन देने लगता है। तो जो फ्रुक्टोज होता है वो भी रिएक्शन देता है फेलिंग टेस्ट, जो रिड्यूसिंग शुगर वाले हैं, या इसके पीछे वाले जैसे हमारा वो था ना टॉलेंस टेस्ट, तो देता है। तो ये याद रखना है, क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं देगा। अच्छा, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट तो यहां पे 2 होता है, एक को कहते हैं फेलिंग A और दूसरा को कहते हैं हम फेलिंग B। फेलिंग A क्या होता है, फेलिंग B क्या होता है, ये देखो आप। ठीक, फेलिंग A बोला जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम कहते हैं फेलिंग A, और फेलिंग B हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्या हम कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। स्पेलिंग देख लेना आप। क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला, तो देखो COOH
और यहाँ पे CHOH, फिर यहाँ पे CHOH और COOH। ये किसका है? तो ये है टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक एसिड। अब इसका सॉल्ट बनाना है सोडियम पोटेशियम का, तो इसको हम एक यहां से H+ हटाएंगे, Na+ लगाया हमने, CO-, यहां से H+ हटाया और यहां पे हमने माइनस में और K+। इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है वो भी इसी पेज पे देख लो आप जल्दी से। इसमें हमारा रिएक्शन क्या होने वाला है, फिर से रिड्यूसिंग शुगर है, तो जो RCHO ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होगा RCOO- में, सॉल्ट बनाने वाला है। और जो कॉपर है ना CuSO4, तो ये कॉपर 2+ से ये बनाएगा Cu2O और ये होगा आपका रेड PPT। क्या बनाएगा? Cu2O रेड PPT। PPT मतलब वही प्रेसिपिटेट बनेगा कॉपर ऑक्साइड का। तो ये कॉपर 2+ से कॉपर 1+ में जा रहा, इधर एल्डिहाइड से एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा, ये रिड्यूस हो रहा। तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो ये रिएक्शन होता है, ये रिएजेंट होता है, ये आपका रिएजेंट है। ठीक है, फेलिंग A, फेलिंग B सोल्यूशन। तो ये आपका टॉलेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। एक और बचा है, वो भी लिख लो आप जल्दी से। लास्ट आपका 7th है आयोडीन टेस्ट। 7th है आपका आयोडीन टेस्ट। ये किसके लिए होता है? फॉर स्टार्च। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है देखो, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, उस पे जब आप आयोडीन डालोगे, आयोडीन से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे ब्लू, पूरा रिएक्शन आपको याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता, ब्लू ब्लैक कलर दिखता है। PPT नहीं कह सकते, क्यों बनता है वो लिख लो, रीजन। इसके लिए रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ आयोडीन ऑन स्टार्च। तो जो स्टार्च का सरफेस है, स्टार्च मॉलिक्यूल है, उस पे आयोडीन एडजॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्लू ब्लैक कलर का शो होता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये आपका था पूरा रिएक्शन जो आपका रिलेटेड है, पूरा टेस्ट, सॉरी, जो आपका इस चैप्टर से टेस्ट रिलेटेड है, जितने भी इस चैप्टर में टेस्ट थे। एक और चीज बचा हुआ है, हमें अपने समय में इस चैप्टर में पढ़ाया गया था, ओसाजोन का फॉर्मेशन। चूंकि मैंने एनसीईआरटी देखी तो आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन उसमें नहीं दिया है। मुझे लगता है कि एक बार आपको बता देना चाहिए। तो ये टेस्ट आपने सारे देख लिए हैं। एक चीज और है, बस उसे आप नोट कर लो। क्या है देखो, इसे एक्स्ट्रा में लिख लेना आप, बोर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी मैंने देखा मुझे मिला नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ठीक है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से आप। CHO, यहां पे OH, H, OH, CH2OH, H,
OH H, ये है आपका ग्लूकोज। इसका जब आप फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराओगे PH NH NH2, पहले 1 मोल से रिएक्शन कराओगे तो इस वाले के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आपका बनाएगा C डबल बॉन्ड। यहां से देखो ये आपका याद है ना, N से ऐसे Z H2O, इसके H2O निकाल देना है, N के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड N से जोड़ देना है। बाकी जैसे है यहाँ पे NH PH, ये जैसे वैसे ही रहेंगे। इधर आपका सेकेंड कार्बन पे OH H OH OH और ये एक एक्स्ट्रा बन गया CH2OH, यहाँ पे H H OH और ये आपका H। 1 मोल से रिएक्शन कराओगे तो पहले ये बनता है। अच्छा, इसका आप दूसरे मोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, फिर से आप यहाँ पे PH NH NH2 से फिर से रिएक्शन कराओ, PH NH NH NH2, हमने दूसरे मोल से फिर से रिएक्ट कराया। फिर क्या बनेगा, तो फिर आपका बनने वाला है यहां पे C डबल बॉन्ड N NH PH, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। और ये वाला जो OH है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेकेंड कार्बन पे जो OH है ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके यहां बनेगा C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O और बाकी नीचे वाले वैसे ही रहते हैं H OH OH और यहाँ पे CH2OH, इधर H H OH, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे बनता है अमोनिया गैस प्लस PH NH2, ये आपके साथ बनता है। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से इसके साथ आप रिएक्शन कराओ PH NH NH2 का, इसके साथ क्या लिख कराओ, फिनाइल हाइड्राजीन का फिर से रिएक्शन कराओ PH NH NH2, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन का हमने फिर से रिएक्शन कराया। अब क्या बनने वाला है, तो देखो जैसे C डबल बॉन्ड से जुड़ा था ना, ये फिर N फिर से यहां से जुड़ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो यहां पे C डबल बॉन्ड N, H जैसा तो नहीं लग रहा, N NH और यहां पे PH, फिर C डबल बॉन्ड N NH PH, यहाँ पे H था, ये OH था, यहाँ पे OH है OH है H H और ये आपका CH2OH, और इसको कहते हैं ग्लूकोज से बना है, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन, ठीक। जो PH NH NH2 है इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मोल लगेंगे, तो 1 2 3 मोल लगेंगे, 3 मोल ऑफ PH NH NH2 रिक्वायर्ड, ठीक। तो एक बार पूछा गया था ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मोल लगते हैं, तो पहला मोल लगता है जो कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बनेगा।
दूसरा मोल लगता है यहाँ पे जो OH है इसको ऑक्सीडाइज करता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, फिर तीसरा मोल आता है वो फिर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप से रिएक्ट करता है, C डबल बॉन्ड N बनाता है और इसको हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन। तो ये आपके NCERT में अभी दे नहीं रखा, शायद पुराने वाले में थी, तो ये आप याद रखोगे। अच्छा, इसी के साथ ऐसे फ्रुक्टोज के साथ भी बनता है। ये जब आप फ्रुक्टोज के साथ लिखोगे, जैसे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो अपने से बनाओ, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये OH था, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और ये CH2OH, ये H है, ये भी H है और ये आपका फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का भी रिएक्शन फिर से 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से कराओ, 3 मोल 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल PH NH NH2, क्या नाम है इसका, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। इसका जब रिएक्शन कराओगे तो फिर से ये ऊपर वाले पे ही बनता है, C डबल बॉन्ड N NH PH और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड N NH PH, ये भी ओसाजोनी है, यहाँ पे H OH OH H H H और ये भी है CH2OH और इसको भी कहते हैं ओसाजोन। ओसाजोन फ्रक्टोज से बना है तो फ्रुक्टोसाजोन भी बोल सकते हो। ठीक, यहाँ भी 3 मोल की ही रिक्वायरमेंट होती है। पहला मोल इससे रिएक्ट करेगा, दूसरा मोल आएगा इसको ऑक्सीडाइज करेगा और फिर तीसरा मोल आएगा यहाँ से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये ओसाजोन फॉर्मेशन था जो आपके NCERT में भी यहाँ पे नहीं दे रखा, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लिख लेना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फिर शुरू करेंगे आपका प्रोटीन्स, जिसमें अमीनो एसिड आएंगे और कैसे कैसे बनता है वो सब कुछ वहाँ पे आएगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।